तो एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो ये है सेकेंड पार्ट ऑफ लिवर पैथोलॉजी और इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नियोनेटल जॉन्डिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इनके भी तीन पार्ट्स होते हैं वो। उसके बाद सिरोसिस, हेपेटाइटिस भी एक्यूट, क्रॉनिक, परमानेंट और पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, और हेपेटाइटिस में हम एक वायरल हेपेटाइटिस भी करेंगे। तो ये आज का हमारा टारगेट है। तो लेट्स कवर ऑल दीज और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले नियोनेटल जॉन्डिस पे आते हैं। तो मैंने जॉन्डिस पहले ही आपको बता दिया था और इसकी वजह से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि जॉन्डिस होता क्या है। तो जॉन्डिस जब नियोनेट्स में होता है, बच्चों में होता है, तो उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका लिवर इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता कुछ दिनों तक। दैट इज़ वाई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप हो जाता है बेबी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ फैक्टर्स होते हैं बेबी में, जिसकी वजह से जैसे हमने कल पढ़े थे बहुत सारे कंजेनाइटल डिजीज़ पढ़े थे, जैसे ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम पढ़ा था और भी बहुत सारे पढ़े थे। तो आपको वो सारे याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप वो चीज़ें देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो उनकी वजह से भी अगर जॉन्डिस डेवलप हो रहा है बच्चे में तो वो सब कुछ नियोनेटल जॉन्डिस आता है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है टोटल सीरम बिलिरुबिन अगर 3 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चों में। उसके बाद अब ये जो है ये हो सकता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है या कॉन्जुगेटेड। तो हम रीजंस देख लेते हैं कि बच्चे में अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं और कॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड के कॉज है जैसे फिजियोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया आपको कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। जो फिजियोलॉजिकल होता है नियोनेटल जॉन्डिस वो कुछ ही दिनों में खुद ही सबसाइड हो जाता है, कुछ मंथ्स में, तो इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं होती। इसके बाद है हिमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो जो जैसे न्यूबॉर्न्स होते हैं अगर सपोज उनका कुछ रीसेस इनकम्पैटिबिलिटी होता है या कुछ भी जिसकी वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं मदर की बॉडी में या एनीथिंग जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो रहा है बच्चे के अंदर, तो इसकी वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। इसके अलावा कंजेनाइटल हीमोलिटिक डिजीजेस, जैसे मैंने बताया था आपको सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, कुछ भी डेवलप्ड है जो कंजेनाइटल है, तो उसकी वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हीमोलाइसिस बॉडी में होने लग गई है। इसके बाद पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हैमरेज हो गया है बाय चांस या सेप्सिस हो गया है बेबी के अंदर, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लाइसिस होने लगेगा ब्लड का, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ और कंजेनाइटल डिजीज जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम और क्लीजर नाजर सिंड्रोम, इसके अंदर दोनों के अंदर गिलबर्ट के अंदर हमने पढ़ा था अपटेक थोड़ा लेस हो जाता है हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का इनसाइड द लिवर, और हमारे एक एंजाइम उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, दैट इज UDPGT, और इसके अंदर तो टोटली एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो वो होता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ये भी एक कंजेनाइटल डिजीज है। रॉटर सिंड्रोम, ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, इनके अंदर बढ़ता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे मदर को कोई इन्फेक्शन था हेपेटाइटिस का या जो भी, तो जैसे सपोजली हेपेटाइटिक वायरस का इन्फेक्शन है उससे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे सपोज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी है या कुछ भी है, उसकी वजह से सिरोसिस हो जाता है स्टार्ट लिवर का, तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिलियरी एट्रेसिया है, कोई इडियोपैथिक रीजन है, लाइक हमें नहीं पता क्या कॉज है पर हो रहा है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम आता है रीज सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ना आफ्टर लाइक इन्फ्लुएंजा या आफ्टर इन्फ्लुएंजा A और B के बाद रीज सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ना बॉडी के अंदर जैसे सपोजिटली मतलब मोस्ट कॉमन होता है जब इन्फ्लुएंजा A या इन्फ्लुएंजा B वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये सब में नहीं होता, कुछ रेयर केसेज में तो माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी जो होती है लिवर की वो डिक्रीज हो जाती है और उसके अंदर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स में लग जाता है, नॉट ओनली लिवर, पर लिवर के अंदर भी फैट का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से अमोनिया भी बहुत ज़्यादा बाहर मतलब उसका यूरिया साइकिल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। इसके अलावा ब्रेन एनसेफेलोपैथी, तो ये सब होता है और ये पूरे ट्रायड को रे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारे नियोनेटल जॉन्डिस का डेवलप होने का। इसके अलावा आपको जितने भी टेक्निक्स आपको मैंने बताए थे लिवर फंक्शन टेस्ट में कि ये चीज़ बढ़ी होगी, ये चीज़ कम होगी, ये कोगुलोपैथी होगी, ये सब तो आपको सारे ही सिम्टम्स इसके लिखने होंगे
क्लिनिकल फीचर्स में। दैट इज वाई जब मैं इसकी फिजियोलॉजी बता रही थी लिवर की, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि इनको क्या सिम्टम्स आएंगे अगर आप एक बार ये समझ जाओगे कि लिवर काम क्या करता है। तो अगर लिवर का काम बंद हो गया तो ऑब्वियसली वो सारे ही सिम्टम्स उसको दिखने लगेंगे। तो आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी होगी। इसी के साथ हमारा जो नियोनेटल जॉन्डिस वाला टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक था, वो कवर हो चुका है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज पे कि ये क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज की अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से कोई डिजीज होना, ठीक है। तो अल्कोहल जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर डिजीज कॉज करने का, ठीक है। तो एक्सेसिव कंजम्पशन जब अल्कोहल का कोई इंसान लेने लग जाता है तो इसकी वजह से होता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी अल्कोहल लेगा सबको अल्कोहलिक लिवर डिजीज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है डोज पे कि कितना अल्कोहल ले रहे हैं, क्रॉनिसिटी में कितने सालों से ले रहे हैं। अगर जैसे किसी ने 1-2 दिन लिया तो शायद ना हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिनों से सालों से ले रहा है, 10 साल हो गए हैं उसको अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जेंडर, जैसे फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। देन है जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, अगर फैमिली में किसी को था या कोई भी अगर म्यूटेशन है जीन की उसकी वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका लिवर पहले से डैमेज है, पहले से आपके लिवर पे कोई हेपेटाइटिक वायरस का डैमेज है, या कुछ भी अगर कंडीशन है, जॉन्डिस था आपको या जो भी, तो उसकी वजह से पहले ही आपका अगर डैमेज लिवर है तो उस कंडीशन में ये वाला जो डिजीज होने की आपको टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब होता क्या है असलियत में वो देखते हैं। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज का हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। तो सबसे पहले किसी इंसान ने अल्कोहल लिया, अल्कोहल जो है वो क्या चीजें करवा सकता है। अगर अल्कोहल जस्ट हम इनिशियल स्टेजेस में ले रहे हैं और अभी इतना डैमेज नहीं किया है तो वो स्टीरोटोसिस कॉज कर देगा लिवर में। स्टीरोटोसिस क्या होता है? स्टीरोटोसिस इज फैटी चेंज, फैट का डिपोजिशन होना लिवर में, दैट इज स्टीरोटोसिस। अब स्टीरोटोसिस के बाद भी अब आप रुके नहीं है, जो भी वो लेते जा रहे हैं अगर अल्कोहल, तो उसके बाद वो स्टीरोटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो अब फैटी चेंज है उसकी वजह से अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है लिवर में, ठीक है। तो ये होता है स्टीरोटोहेपेटाइटिस। अगर अभी भी, और इन दोनों कंडीशन तक, जब तक स्टीरोटोहेपेटाइटिस तक कंडीशन में है वो इंसान, जब तक ये जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल, जब तक ये कंडीशन रिवर्सिबल है, मतलब अगर आपने अभी भी अल्कोहल छोड़ दी तो कई हद तक आपका लिवर वापस रिजेनरेट होकर सब कुछ ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई इंसान इस कंडीशन में पहुंच जाता है, दैट इज सिरहोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा लिवर डिफ्यूज्ड वे में पूरा ही लिवर एक तरीके से खराब हो गया है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। और ये सब कुछ अल्कोहल की वजह से होता है। तो सिरहोसिस भी हम अच्छे से देखेंगे, और सिरहोसिस जो होता है वो एक इरिवर्सिबल डैमेज है, ठीक है। अब सिरहोसिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे हम अल्कोहलिक पढ़ रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक होता है, इसके अलावा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के सिरहोसिस होते हैं, पर हम मेजरली सिर्फ 2 यहाँ पे कवर करेंगे, एक है अल्कोहल की वजह से और एक है नॉन अल्कोहल की वजह से, ठीक है। तो अभी दोनों करेंगे और एक बार हम सिरोसिस को अलग से, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसके और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें अलग से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अब ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम ये स्टीरोटोसिस, स्टीरोटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस ये क्यों होता है, पहले हम इसकी पैथोलॉजी समझते हैं, इसके पीछे की। उसके बाद हम सबके मॉर्फोलॉजी, लाइक उसके ग्रॉस फीचर्स, उसकी माइक्रोस्कोपी में एग्जामिनेशन क्या होगी, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम स्टीरोटोसिस में कि स्टीरोटोसिस होता क्या है। स्टीरोटोसिस इज सिंपली कि जो अल्कोहल है वो जो है फैट को डिपॉजिट कर रहा है हमारे लिवर में। अब ये होता कैसे है, तो क्या होता है, सिंपली जो अल्कोहल होता है वो हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी हेल्प से अल्कोहल एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एसिटिल्डिहाइड है वो फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिटेट डिहाइड्रोजिनेज। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंजाइम है ना, उसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में थोड़ी कम होती है। जो मतलब लाइक ये ऐसा होता है कि ये जो एंजाइम है ना वो बॉडी में थोड़ा कम है, ठीक है। पर अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल लिए जा रहा है तो अब एंजाइम तो उतना ही है जितना होना चाहिए सबकी बॉडी में, लेकिन अब अल्कोहल ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से एसिटिल्डिहाइड बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है लिवर के लिए। अब इसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो एसिटिल्डिहाइड जो होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है लिवर पे, जो आगे जाके हमारा अल्कोहलिक स्टीरोटोहेपेटाइटिस कॉज करने में, मतलब आप देखोगे इसका बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, आप एक और चीज यहाँ पे देख रहे होगे कि जब ये कन्वर्जन हो रहे हैं उसके साथ NAD भी NADH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी में NAD
कम बन रहा है, मतलब इससे डिक्रीज हो रही है इसकी क्वांटिटी, और जो NADH है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये बने जा रहा है और ये कम हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस की वजह से ना बहुत सारी चीजें हो जाती है। इस इम्बैलेंस की वजह से ना फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन सप्रेस हो जाता है लिवर में। इसके अलावा फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फैट है वो, अब इसमें क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि फैटी एसिड को मेटाबोलाइज भी नहीं होने दे रहा, सप्रेस हो रहा है, और फैटी एसिड को इंक्रीज भी करवा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि फैट जो है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारे सेल्स में, हमारे लिवर के सेल्स में, दैट इज हिपैटोसाइट्स, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी पैथोलॉजी, मतलब आफ्टर, मतलब कैसे अल्कोहलिक स्टीरोटोसिस होता है उसके पीछे की, ठीक है। अब ये तो वही फर्स्ट कंडीशन, मतलब ऐसा हो सकता है। अब क्या हुआ, अब इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, एसिटिल्डिहाइड भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है। अब आपको पता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है लिवर के लिए, तो कैसे टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है कि जो एसिटिल्डिहाइड होता है ना वो एडेक्ट्स फॉर्म करता है। अब एडेक्ट्स क्या होते हैं, एडेक्ट्स होते हैं जैसे मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, एडेक्ट्स कभी भी कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ जब हमारा एसिटिल्डिहाइड जो ये ग्रुप है वो अटैच हो जाता है, तो वो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है ना उसकी जो एफिशिएंसी होती है या उसका जो काम होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एडेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने प्रोटीन है, जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो बहुत अलग सी होती है वो ये होती है कि जो एडेक्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर न्यू एंटीजन फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कुछ न्यू एंटीजन फॉर्म हो जाते हैं जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। अगर जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा हमारे हिपैटोसाइट का इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अटैक करने लग जाएंगे हमारे ही लिवर के सेल्स को। उसके साथ साथ ये जो एडेक्ट होता है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की क्वांटिटी बढ़ा देना, ठीक है। जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो आपने सेल इंजरी वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा जनरल पैथोलॉजी में, उसकी वजह से क्या होगा, वापस इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज होती है, जो अल्कोहल होता है ना वो हमारे मिथुनिन के जो, एक मिनट, हमारा जो अल्कोहल होता है वो मिथुनिन का मेटाबॉलिज्म को भी रोक देता है, जिसकी वजह से वापस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की क्वांटिटी बढ़ रही है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और इसके अलावा भी हेपेटाइटिस कॉज हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो ये है इसके पीछे की पैथोलॉजी कि कैसे एक स्टीरोटोसिस स्टीरोटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, दैट इज सिरहोसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन ये सब हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे ही इतना सब इन्फ्लेमेशन होगा उसी के साथ हमारे लिवर में एक स्टिलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टिलेट सेल्स, आपको 3 टाइप के सेल्स याद करने हैं लिवर के लिए अगर आपको अच्छे से उसकी समझनी है। सबसे पहले हिपैटोसाइट्स, ठीक है, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कफर सेल्स जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं लिवर के। इसके अलावा होता है स्टिलेट सेल्स, ठीक है। स्टिलेट सेल नॉर्मली क्या करते हैं, ये विटामिन ए का स्टोरेज करते हैं। स्टिलेट सेल जो होते हैं वो जनरली विटामिन ए का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये ना क्या करते हैं कि अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये एक्टिवेट हो जाते हैं। पर यहाँ पे ना इनका ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फाइब्रोजेनिक सेल्स में। अब ये फाइब्रोजेनिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ लिवर, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, जैसी इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन में आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे, उनमें से एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है। इसकी वजह से ये जो एक्टिवेशन होगा स्टिलेट सेल्स का और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फाइब्रोसिस होने का कंडीशन। अब जो सिरोसिस होता है ना उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोसिस भी हो रहा है और साथ साथ हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फाइब्रोटिक नोड्यूल्स भी होते हैं और साथ ही साथ कहीं कहीं रीजनरेटिंग नोड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और वो डिफ्यूजली प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, मतलब इरिवर्सिबल होती है। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते अगर एक बार जो पेशेंट है वो अगर सिरोसिस में चला जाए तो, ठीक है। अभी सिरोसिस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम इन सब की पहले हम ग्रॉस और मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस देख लेते हैं कि ये लोग कैसे दिखेंगे, मतलब लिवर इन सब में कैसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बस लिख दिया है कि जो सिरोसिस होता है उसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है और वैस्कुलर जो चैनल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा फंक्शनिंग लिवर की रुक जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो अब तीनों की मॉर्फोलॉजी जो है बिल्कुल अच्छे से, मतलब यहीं पे डिफरेंस करके पढ़ लेंगे कि हम तीनों का अच्छे से एक ही जगह समझ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फैटी लिवर में। फैटी लिवर जैसे मैंने बताया यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होगा, तो लिवर कैसा हो रहा है, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज समझना, ये फैटी लिवर स्टीरोटोहेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस, दोनों में ही जो लिवर की जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा दोनों में, लेकिन सिरोसिस में श्रंक हो जाता है, ठीक है, सिरोसिस में श्रंक हो जाता है, पर फैटी लिवर स्टीटोहेपेटाइटिस में एनलार्ज होता है लिवर, ठीक है। इसके अलावा कैप्सूल कैसा हो रहा है, स्मूथ, ब्लंटेड और शाइनी। शाइनी क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई। इसके अलावा मार्जिन भी स्मूथ सी हो जाएगी, ग्रिसली सी, है ना, ऐसे स्लिपरी सी, ऐसी मार्जिन हो जाएगी, ठीक है। कलर कैसा हो जाएगा, पेल येलो कलर, ठीक है। ये कैसे फीचर्स है, ग्रॉस फीचर्स है कि हम लिवर को बाहर से देखेंगे तो ये सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। स्टीटोहेपेटाइटिस में वहीं पे क्या हो रहा है, एनलार्ज लिवर है, इसके अलावा वो फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा हमें दिखेगा ग्रॉसली। इसके अलावा सिरोसिस में क्या होगा, सिरोसिस में श्रंकन लिवर होगा और नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो नोड्यूल, आप इसकी फोटोज गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, बहुत इजीली उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन सिरोसिस में आपको दिख सकता है, ठीक है। और फैटी लिवर में भी बहुत ज्यादा स्लिपरी सा, ग्रिसली सा दिखेगा, ठीक है। तो नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो सिरोसिस है ना, इसको भी हम दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो नोड्यूलर, एक होता है मैक्रो नोड्यूलर। माइक्रो नोड्यूलर का मतलब है कि जो नोड्यूल्स जो लिवर पे है, जैसे सपोज ये लिवर है, इसके ऊपर ये लिवर है, तो ये लिवर में बहुत सारे नोड्यूल्स है, तो अगर ये जो नोड्यूल्स है उनका जो साइज है वो लेस देन 3 mm है तो वो होता है माइक्रो नोड्यूलर, और अगर ये मोर देन 3 mm है तो ये होता है मैक्रो नोड्यूलर, ठीक है। तो ये दो टाइप के सिरोसिस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है। अगर 3 mm वाला होगा, लाइक माइक्रो नोड्यूलर होगा, 3 mm से छोटा होगा, तो जो हमारा सिरोसिस दिखेगा ग्रॉसली वो येलो और फैटी लिवर दिखेगा, ठीक है। पर अगर वो ज्यादा होगा तो ब्राउन सा दिखेगा, नॉन फैटी और श्रंकन सा दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्रॉसली फीचर्स होते हैं सिरोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस और फैटी लिवर, ठीक है। अब आ जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ना आपको 2 या 3 चीजें ना हर चीज की अच्छे से याद करनी है, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, जब ये हमारा एक हिपैटोसाइट है, ठीक है, तो ये हिपैटोसाइट है, इसके अंदर क्या हो रहा है ना, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो जनरली जब स्टार्ट होता है हमारा फैट का डिपोजिशन होना, ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये रेड, तो जब डिपोजिट स्टार्ट होता है तो इनिशियली वो छोटे छोटे माइक्रो वेसिकल्स फॉर्म करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट बन रहा है माइक्रो वेसिकुलर, ठीक है। पर धीरे धीरे ये फैट का डिपोजिशन और ज्यादा बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई ये माइक्रो से मैक्रो वेसिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैक्रो वेसिकुलर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो जो न्यूक्लियस होगा जो पहले बीच में था वो शिफ्ट होने लगेगा एक साइड में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो ना, हिपैटोसाइट्स है, उसके अंदर पहले छोटे छोटे थे, न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़े बड़े होने लग गए हैं, तो जो न्यूक्लियस बीच में होगा वो कोने में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है, न्यूक्लियस जो होता है वो पुश हो जाता है एट वन एंड, और इसको कहते हैं मैक्रोवेसिकुलर चेंज। इसके अलावा क्या होता है, इसके बाद वाला स्टेज क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो सिस्ट होते हैं वो सब कोलेस हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और एक बड़े से फैट सिस्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लिवर में कहीं पे आपको माइक्रोवेसिकुलर फॉर्मेशन दिखेगा, कहीं पे मैक्रोवेसिकुलर फॉर्मेशन दिखेगा और कहीं पे फैट सिस्ट दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स मैंने जस्ट लिख दिए हैं, लेकिन ये सारे क्लिनिकल फीचर्स सब में ही आपको कॉमन ही दिखेंगे, लाइक हिपैटोमीगली, ठीक है। हिपैटोमीगली होता है लिवर का साइज बढ़ जाना, माइल्ड एलिवेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन, ऑब्वियसली बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ये लिवर LFTs आपने अच्छे से अगर पढ़ी होगी तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। स्टीटोहेपेटाइटिस में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, आपने ये चीजें पढ़ी होगी, कभी भी कहीं सेल इंजरी होती है तो वहां पे कुछ चेंजेस होता है, तो ऐसी एक चेंज हमने पढ़ा था, स्वेलिंग आना, जैसे क्लाउडी स्वेलिंग, हाइलीन चेंजेस, ये सब होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो है हिपैटोसाइट स्वेलिंग। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सेल्स है, जो हिपैटोसाइट्स है हमारे, वो पहले जैसे अगर ऐसे हैं तो वो स्वेल होकर थोड़े मोटे से हो जाते हैं, तो अब इसलिए इनको बलूनिंग डीजनरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट जो हमें स्टेज दिखेगा वो है बलूनिंग डीजनरेशन। नेक्स्ट क्या होगा कि अब धीरे धीरे ना एग्रीगेट्स फॉर्म होने लगेंगे, और ये एग्रीगेट्स कौन से, ईस्नोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म होने लगेंगी, एग्रीगेट करने लगेंगे, और ऐसी एग्रीगेशन को जो कि पिंक स्टेन लेते हैं, दैट्स वाई ईस्नोफिलिक है, और इसलिए इनको कहेंगे मैलरी बॉडीज, ठीक है, मैलरी डेंट बॉडीज। तो वहां पे मैलरी डेंट बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जनरली एक्यूट वाले, ठीक है, एक्यूट वाले आपको नाम पता ही होंगे, जैसे न्यूट्रोफिल्स, ये सब वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिखने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा वहां पे नेक्रोसिस दिखेगा, और आपको अर्ली फाइब्रोसिस भी दिखने स्टार्ट होएगा, कि अगर बहुत ज्यादा वो ऐसा कोई कंडीशन में आया है आपके पास पेशेंट, जो वो अब मतलब ट्रांजिशन स्टेज में, कि अगर अब ऑयल पिया तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको फाइब्रोसिस भी बिगिन दिखेगी, ठीक है। और इसको कहते हैं चिकन वायर फाइब्रोसिस, ठीक है, क्योंकि वो जब अरेंज होते हैं ना, तो चिकन वायर मतलब जैसे फेंस नहीं होता जिसमें चिकन्स को रखा जाता है, हेंस को, तो वैसे दिखते हैं, वैसे फाइब्रोसिस शुरू होती है, तो ऐसा कुछ होता है, तो दैट्स वाई
इसलिए इसको चिकन वायर फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सिरोसिस की माइक्रोस्कोपी। तो इसके अंदर क्या दिखेगा, सबसे पहले सिरोसिस मैंने जैसे बताया यहाँ पे पूरा लिवर भी खराब हो जाता है, तो इसमें कोई आर्टिटेक्चर बचेगा ही नहीं। ठीक है, कोई आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि सेंट्रल वेन कहाँ है पोर्ट्रेट्राइट, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लॉस ऑफ आर्टिटेक्चर होगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ रीजनरेटिंग नोड्यूल्स होगा, क्योंकि हमारे लिवर के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, तो कहीं कहीं रीजनरेटिंग नोड्यूल्स दिखेंगे और फाइब्रोसिस दिखेगा। तो ये 3 फीचर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिरोसिस वाले पेशेंट में। अगर ये आपको तीनों चीज़ें कि कहीं पे आर्टिटेक्चर भी नहीं है, कहीं पे रीजनरेटिंग नोड्यूल्स भी दिख रहे हैं और फाइब्रोसिस भी दिख रहा है, अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो ये आपको शो कर रहा है कि वो सिरोसिस का पेशेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बस एक छोटी सी चीज़ लिख दी है कि कोलेजन के लिए जो स्टेन हम यूज़ करते हैं वो होता है मैसन ट्राइकॉम स्टेन, और ऐसे क्लिनिकल फीचर्स पहले तो नॉन स्पेसिफिक होते हैं और सारे LFTs डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ये चीज़। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेन्स मैंने ये फैटी लिवर के लिए भी लिख दिया है कि अगर उस वहाँ पे करेंगे तो क्या स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं। तो ये है सुडान 3 येलो कलर देता है वो अपने फैट्स को, सुडान 4 ऑरेंज कलर देता है, ऑयल रेड ओ रेड देता है और सुडान ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज, और इसी के साथ हमारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, स्टीयोटोसिस पढ़ा जो कि था फैटी चेंज, हेपेटाइटिस पढ़ा और सिरोसिस पढ़ा। ठीक है, और इसके हमने ग्रॉस भी देख लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज पे। तो ये बहुत कॉमन है, इसमें जितने भी ये चीजें हो रही है ना सब कुछ यहाँ पर भी होगी, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे बिना अल्कोहल के, दैट्स वाई इसका नाम नॉन अल्कोहलिक है। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल के कंजम्पशन से हो रहा है, पर ये नॉन अल्कोहलिक लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बहुत ज्यादा ओबीस है, बहुत ज्यादा कोई भी उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में ही बहुत ज्यादा फैट है, हाइपरलिपिडीमिया स्टेज है, ऐसी कोई भी कंडीशन है तो उसकी वजह से ये सारी कंडीशन दिखने लग जाती है और उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई है, तो ये तीनों चीजों का ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होगा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, बस उसमें कॉजेज थोड़े डिफरेंट होंगे, तो उन चीजों को हमें देखना है और उसी के साथ हमारा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होता है, इसमें भी फैट का डिपोजिशन हो रहा है इनिशियल स्टेज में फर्स्ट, लेकिन विथआउट एनी मतलब कोई भी अल्कोहल नहीं लिया है उसके बाद। ठीक है, तो कोई अल्कोहल नहीं लिया उसके बाद, लेकिन तो अब आप क्वेश्चन करोगे कि अल्कोहल नहीं ले रहे तो क्यों हमारे लिवर में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका रीजन हो सकता है कि उस इंसान को कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे ओबिसिटी है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, या हाइपरलिपिडीमिया है। ठीक है, तो इनमें से ये 5 में से कोई भी 3 भी अगर रीजन है ना तो उसकी वजह से वो इंसान बहुत ईजिली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जा सकता है। तो इसके बहुत ही इजी मैनेजमेंट्स होते हैं कि उस अगर मोटा है तो पतले होने के लिए बोलो उसको, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बोलो। ठीक है, ये सारी कंडीशन आप बोलोगे तो ये ऑब्वियसली ये भी रिटर्न हो जाती है, बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं अगर वो इंसान को सिरोसिस नहीं हुआ है तो। ठीक है, और एक और चीज है इसके पीछे, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज किसी को होता है, इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे सारी कंडीशन है इसमें जनरली क्या हो रहा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर ओबीस है इंसान या डायबिटिक है तो जनरली इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बहुत ही अच्छा मेजर रोल प्ले करता है फैट का डिपोजिशन के लिए, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीज करता है फैट का स्टोरेज और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा, बिल्कुल सिमिलर है पीछे जो हमने देखा था, जब हम पढ़ रहे थे अल्कोहलिक स्टीयोटोसिस, तो उसमें भी कुछ यही हो रहा था, सप्रेशन ऑफ फैटी एसिड हो रहा था और फैटी एसिड का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा था, और इसकी वजह से हमारा स्टीयोटोसिस मतलब फैट का डिपोजिशन शुरू हो गया था, और उसकी वजह से फिर हेपेटाइटिस हुआ, उसकी वजह से फिर सिरोसिस हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा क्या कहते हैं, फैट का स्टोरेज शुरू हो जाएगा और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्टीयोटोसिस होगा, सबसे ज्यादा फैटी चेंजेस होंगे, फिर हेपेटाइटिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। यहाँ पे ऐसी चीजें लिखी है कि अगर उससे भी होगा तभी भी यही होगा, माइक्रोवेसिकुलर मैक्रोवेसिकुलर फैट सिस्ट फॉर्मेशन, हेपेटाइटिस होगा, उसमें भी बलूनिंग, डिजेनरेशन, मैली डेड बॉडी और चिकन वायर फेंस अपीयरेंस दिखेगी। सिरोसिस में भी लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, प्रेजेंस ऑफ रीजनरेटिंग नोड्यूल और फाइब्रोसिस दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं तो फीवर, मेलेस, हिपैटोमेगली, ठीक है, पेन होना राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसके अलावा जॉन्डिस, एसाइटिस, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इन दोनों में आपको फर्क करना है तो आप कैसे करोगे। तो लिवर LFTs करवाए जाते हैं दोनों में ही, और उसमें ना एक एंजाइम बहुत ही अच्छा मार्कर होता है। लाइक अगर ALT इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ALT इंक्रीज हो रहा है और AST में इतना कुछ खास चेंज नहीं है, तो वो इंडिकेटिव है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। लेकिन अगर AST इंक्रीज हो रहा है और ALT मतलब एज कम्पेयर टू ALT AST ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, या AST अपॉन ALT का जो रेशियो है वो मोर देन 2 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उस इंसान को, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हैं जब भी अगर इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस करना होता है, क्योंकि जो फीचर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और बाकी हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि भाई अल्कोहल लेते हो नहीं लेते हो, इसके अलावा कोई कंडीशंस तो नहीं है, ये वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कंप्लीट हो चुका है, और हमने कितने ईजिली 3 डिजीजेस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये इसके साथ अब हम करते हैं सिरोसिस और सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस। इसके साथ इसी के साथ मैं यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन भी आपको साथ में ही कवर करवा देती हूँ, और ये दोनों ही बहुत इजी होएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब सिरोसिस को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो सिरोसिस हम कह रहे हैं जिसमें आर्किटेक्चर लॉस हो रहा है, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स बन रहे हैं और फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ये असलियत में दिख तो रहा है कि ऐसे इन्फ्लेमेशन के बाद ये चीजें होने की वजह से हो रहा है। फाइब्रोसिस, वो स्टिलेट सेल्स हमारे एक्टिवेट हो गए, उन्होंने फाइब्रोसिस करवा दिया, ये सब। तो इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं और इसके क्लिनिकल फीचर्स भी अच्छे से जान लेते हैं। तो ये है सिरोसिस। सिरोसिस में हमने सबसे पहले ही चीज देखी, जो 3 चीजें देखी जो होती ही होती है, वो यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले फाइब्रोसिस दिखेगा, नोड्यूल फॉर्मेशंस दिखेंगे, और नोड्यूल भी 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो नोड्यूलर होगा या मैक्रो नोड्यूलर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा लेट स्टेज प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिक फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा ये कैरेक्टराइज होता है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटिक आर्किटेक्चर, मैंने बताया था हेपेटिक आर्किटेक्चर लॉस हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, ठीक है। अब देख लो इसमें होता क्या। अब ये बिल्कुल ये बहुत छोटी सी चीज है, इमेजिन करो अगर ये लिवर है, ये बिल्कुल सिरोस हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, रिजिड हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पोर्टल वेन्स होते हैं जो सारे ब्लड लेके आ रहे हैं इंटेस्टाइन और यहाँ वहां से, वो क्या अंदर ब्लड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा इंक्रीज प्रेशर है, जिसकी वजह से ये पोर्टल वेन जो होगा, ये जितना भी ब्लड इंटेस्टाइन ये स्प्लीन से लेके आ रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेके आ रहा है, अपने ईसोफेगस के पास भी हमारा एनोस्मॉस होता है, पोर्टोकेवल एनोस्मॉस, जो जहां से भी लेके आ रहा है वहां बैक फ्लो हो जाएगा इस ब्लड का, ठीक है। इस बैक फ्लो की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सिरोसिस की, ठीक है। और ये जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ प्रेशर, इसी को हम पोर्टल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पोर्टल वेन्स जो है ना वो अच्छे से ड्रेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नॉट सफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से सिरोसिस का फर्स्ट जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये यहाँ पे एक मैंने इंसान बनाया है जो सिरोटिक इंसान है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको चीजें दिख रही है, सबसे पहले ऑब्वियसली एक टेरेस दिखेगा, जॉन्डिस दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी दिखेगी, ऑब्वियसली अमोनिया बहुत ज्यादा बॉडी में हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग दिखेगी, ये इसलिए होता है क्योंकि लिपिड बहुत ज्यादा ना यहाँ पे भी एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से होगा। इसके अलावा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क इसलिए बनाया क्योंकि कंफ्यूज होता है स्टेट, वो वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें होगी, इसके अलावा एक और चीज़ होती है गायनोकोमास्टिया दिखने लग जाता है, ठीक है। ये सारे ना हार्मोनल, लाइक हमारे जैसे ही लिवर में कोई दिक्कत होती है तो इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी आने लग जाते हैं, जैसे गायनोकोमास्टिया होएगा, ठीक है। इसके अलावा स्किन में भी कुछ डर्मल मैनिफेस्टेशंस भी दिखते हैं, लाइक स्पाइडल एंजियोमास दिखेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो हैंड है ना उसमें एक और साइन दिखेगा, उसको कहते हैं एक्सटेरिक साइन, ठीक है। एक्सटेरिक साइन जो होता है ना बहुत ज़्यादा एक साइन होता है जो हम लिवर डिजीज में देखा जाता है, उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट हैंड की और शिवरिंग ये सब शुरू हो जाती है, हैंड की फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऐसे ऐसे होता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे वो मतलब रोक नहीं पाता, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की वजह से हो रहा है। इसके अलावा क्यूपिड मेड्यूसा होगा, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको अच्छे से, जब हम लाइक क्यूपिड मेड्यूसा, हीमरॉइड्स, ठीक है, और वेरिसेस, ये 3 चीजें मैं आपको पोर्टल हाइपरटेंशन में अच्छे से बताती हूँ। इसके अलावा स्प्लीनोमेगली होगी, क्योंकि ये जो लिवर है, ये जितना भी अपना ब्लड है पोर्टल वेन से जो ये स्प्लीन से सारा ब्लड जो आ रहा था और इंटेस्टाइन से सारा ब्लड आ रहा था वो वापस बैक फ्लो कर गया है, तो ये स्प्लीन के अंदर बहुत ज्यादा अब हीमोलाइसिस ये सब होने लगेगा, तो इसलिए स्प्लीनोमेगली होगी। असाइटिस होगा, ठीक है। इसके अलावा फीटल एडिमा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिवर काम नहीं कर रहा, तो जितने भी हमारे एल्बुमिन प्रोटीन्स थे उनका भी वो भी नहीं बन रहा है, तो इसकी वजह से
डिजीज ये भी होगा। इसके अलावा डिप्टोरेंट कॉन्ट्रैक्चर्स ये सब आपको दिखेगा एक सिरोटिक पेशेंट में। अब सिरोसिस होने के हमने कॉजेज, 2 कॉजेज तो हमने देख लिए, एक तो हमने पढ़ा अल्कोहलिक लिवर डिजीज और एक हमने पढ़ा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज होते हैं लाइक विल्सन्स डिजीज, हीमोक्रोमैटोसिस, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये जितने भी कॉजेज हैं ये लिवर को डैमेज करता है। अगर आयरन बहुत ज़्यादा हो गया तो आयरन ओवरलोड हो जाता है लिवर पे, जिसकी वजह से भी हमारी लिवर खराब हो जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिक वायरस होते हैं बहुत सारे, हेपेटाइटिक बी जनरली और ई वाले, तो वो हेपेटाइटिस कॉज कर देता है क्रॉनिक में। ठीक है, ई नहीं, बी, सी और डी दे कॉज क्रॉनिक। ठीक है, इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो गया है कि बॉडी में ही एंटीबॉडीज बन गए हैं लिवर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से सिरोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख ली हमने। इसके अलावा अब देखते हैं माइक्रोस्कोपी में हमें एलएफटी में क्या क्या चीज़ें बड़ी या कम दिखेगी। तो ये बहुत सिंपल है, एएलटी, एएसटी, एसजीओटी, एसजीपीटी ये सब इंक्रीज दिखेगा। बिलिरुबिन भी इंक्रीज दिखेगा, बोथ कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड इसमें इंक्रीज होगा। प्रोटीन में एल्बुमिन कम होगा, एल्बुमिन अपॉन ग्लोबुलिन रेशियो रिवर्स हो जाएगा, अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और इसमें सारे एलएफटी टेस्ट ऑल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिवर सिरोसिस की एक बार और अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, वहाँ पे थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, पर यहाँ पे हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोई भी लिवर की इंजरी चल रही है, जैसे हेपेटाइटिस चल रहा है, बहुत ज्यादा आयरन का ओवरलोड है, कॉपर का ओवरलोड है, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से कप्फर सेल जो मैक्रोफेजेस हैं और स्टिलेट सेल ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होने की वजह से, अब ये मैक्रोफेज है कप्फर सेल्स, तो वो क्या करेगा, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस इन सबको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। ठीक है, और ये और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे हमारे स्टिलेट सेल को। अब जैसे मैंने बताया था जो स्टिलेट सेल होते हैं वो हमारे फाइब्रोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देगा और कोलेजन का डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी और लिवर सिरोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे मैक्रोफेजेस है, जो ये हमारा कफर सेल्स है मैक्रोफेजेस है, और ये अपने और मैक्रोफेजेस जो होते हैं ब्लड में जो प्रेजेंट है उनको भी बुलाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ज्यादा फास्ट पेस पे होने लगेगी और ज्यादा नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक विकस साइकिल में फंस जाता है हमारा लिवर, और ऐसे हमारे लिवर में लिवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लिवर की हम देख लेते हैं डायग्नोसिस कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि किसी को सिरोसिस है कोई भी। तो इसमें हम लिवर बायोप्सी करवाते हैं, एलएफटीज करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हेपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट चेक किया जाता है। हेपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, अगर ये जो डिफरेंस है वो मोर देन 5 क्या कहते हैं मर्करी पर mmHg वाला है प्रेशर, तो उसका मतलब है वो जो इंसान है उसको पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखा है। ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको एक कॉम्प्लिकेशन है हमारे सिरोसिस का। ठीक है, और इसलिए ये चेक किया जाता है, इसी को कहते हैं हेपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट चेक किया जाता है। इसके अलावा ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी की जाती है। ठीक है, तो ये है डायग्नोसिस के तरीके। ठीक है, अब इसी के साथ हम जल्दी इसी के साथ हमारा सिरोसिस भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जल्दी से पोर्टल हाइपरटेंशन कर लेते हैं। और ये पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा ना इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में कि पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन आपको समझने के लिए ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लिवर का ब्लड सप्लाई क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि लिवर का ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है, एक होता है हिपैटिक आर्टरी जो उसको ब्लड सप्लाई करती है, और एक होता है हमारा पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये ना पोर्टोक्यूबल एनास्मोसिस है, ये थोड़ा आपको गचपच लग रहा होगा क्या हो रहा है, तो इसको हम समझेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा लिवर है, लिवर के अंदर हमारे साइनोसाइड्स ये सब होते हैं। तो क्या होता है, हमारा स्प्लीन से और पेनक्रियास के टेल और बॉडी से स्प्लीनिक वेन फॉर्म होती है। इसी के साथ साथ ट्रांसवर्स कोलोन से ब्लड लेके आने वाला, डिसेंडिंग कोलोन से ब्लड लेके आने वाला, और सुपीरियर 2/3 ऑफ रेक्टम से, इन तीनों से ब्लड लेके आके एक वेन बनती है, उसको कहते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो क्या देखा हमने, स्प्लीनिक वेन बन रही है जो कहां से ब्लड लेके आ रहा है, स्प्लीन और पेनक्रियास से। इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम से कौन ब्लड लेके आ रहा है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये दोनों वेन्स मिलके एक वेन फॉर्म करती है। इसके अलावा यहीं पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और ये जो फॉर्म्ड वेन है वो दोनों मिलके पोर्टल वेन बनाती है।
ठीक है। तो और जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है उसमें कौन कौन सी कहाँ से ब्लड ड्रेन हो रहा है, तो ट्रांसवर्स कोलोन से ब्लड ड्रेन हो रहा है, असेंडिंग कोलोन से ब्लड ड्रेन हो रहा है, और हेड ऑफ पेनक्रियास से हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ऑर्गन, हमारे लिवर में दो ड्यूअल ब्लड सप्लाई होने का, ठीक है। सबसे पहले जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो तो नॉर्मल हमारे लिवर को नॉर्मल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो देती है, और वो 80% ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा जो पोर्टल वेन है वो सिर्फ 20% करती है, और इसके अंदर ये जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड होने के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये वाला क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, भाई इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, पर ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें बहुत सारा टॉक्सिन सब कुछ होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा ही इसके अंदर रिच्ड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह से ब्लड लेके आ रहा है, स्प्लीन से, पेनक्रियास से, इंटेस्टाइन में कोई चीज है, ठीक है, कोई टॉक्सिन है, जैसे किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया तो वो टॉक्सिन भी डिटॉक्सिफाई कहाँ होगा, लिवर में होगा, तो वो सारी चीजें ये पोर्टल वेन ही लेके आ रहा है अंदर, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन अंदर लेके आएगा, वो पोर्टल वेन अंदर लेने से पहले एक गैस्ट्रिक वेन फॉर्म करेगा, इसके अलावा मतलब गैस्ट्रिक वेन फॉर्म नहीं करेगा, गैस्ट्रिक वेन भी इसमें ड्रेन करती है पोर्टल वेन के अंदर, और इसके अलावा ये जो पोर्टल वेन है वो 2 ब्रांचेस में टूट जाएगी, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, और लिवर के अंदर हो रहा है, फिर साइनोसॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट ब्रांच सिस्टिक वेन भी फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो क्या रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन है कि ये जैसे ये लिवर है, ये मैंने जो बनाया डॉटेड, ये लिवर है, ऐसा कुछ हुआ कि जो लिवर है उसके अंदर ये ब्लड जा ही नहीं रहा, या यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया साइनोसॉइड्स में, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये बैक फ्लो कर जाएगा ब्लड, ठीक है। ये ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो कर जाएगा। इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से, एक मिनट, इस ब्लड के बैक फ्लो की वजह से क्या होगा, ये जितना भी ब्लड होगा जहां से आया था वहीं चला जाएगा, है ना, जहां से आ रहा है वहीं चला जाएगा, सारा ब्लड वापस जा रहा है इंटेस्टाइन में, अपने स्प्लीन में चला जाएगा तो स्प्लीनोमीगली हो जाएगी, नीचे हमारे रेक्टम में चला जाएगा तो हीमोरॉइड्स दिखेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक वेन में भी चला जाएगा तो यहाँ पे हमें हिमेटोमेसिस दिख सकता है, और वेरिसेस दिख सकते हैं, इसोफेजियल वेरिसेस दिख सकता है, तो ये सारी चीजें पोर्टल हाइपरटेंशन में होती है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि पोर्टल वेन, अच्छा एक और चीज, ये पोर्टल वेन यहाँ से हुआ, उसके बाद साइनोसॉइड ये सब हुआ, इसके बाद ये सेंट्रल वेन्स बनाती है, सेंट्रल वेन के बाद ये कहाँ हमारा क्या नाम है, हेपेटिक वेन वापस इसको ले लेती है, हेपेटिक वेन से ये वापस इंफीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट में चली जाती है। ऐसा ही होता है, सबको पता है ये चीज, एक मिनट दिख नहीं रहा तो हार्ट में चली जाती है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है कि पोर्टल वेन और अगर हमारे पोर्टल वेन और अगर हमारे इंफीरियर वेना कावा, हम पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच का ना प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। अगर पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा का प्रेशर मोर देन 5 मिलीग्राम है, ठीक है, मर्करी है, तो उसका मतलब वो जो इंसान है उसको पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है। या तो हम इससे चेक कर सकते हैं, या दूसरा रीजन क्या है, दूसरी चीज क्या है कि अगर पोर्टल वेन का सिर्फ और सिर्फ पोर्टल वेन का हम चेक करें और उसका अगर प्रेशर 8 से 10 मिली मर्करी mmHg जो भी होता है उससे ज्यादा प्रेशर है, तो वो भी पोर्टल हाइपरटेंशन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में कि वेज्ड हेपेटिक वीनस प्रेशर दैट इज पोर्टल वेन माइनस फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर दैट इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अगर ये मोर देन 5 मिली मर्करी mmHg है तो, ठीक है। इसके अलावा इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कि, ठीक है, इसके कॉजेज हम यहाँ अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके कॉजेज ना 3 टाइप के हो सकते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। की प्री हेपेटिक मतलब कि कुछ हमारे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा थॉम्बस है, ठीक है, यहाँ कहीं बहुत बड़ा थॉम्बस है, या यहाँ बहुत बड़ा थॉम्बस है, या यहाँ पे एट्रीसिया कर गया, तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो इस वापस बैक फ्लो होगा। सॉरी दिखानी आपको, मैं एक बार और बताती हूँ। मैं ये बता रही थी कि सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा थॉम्बस है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड इसके आगे जा ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली बैक फ्लो कर जाएगा ब्लड। तो मैं ये चीज बोल रही थी। तो ऑब्वियसली प्री, इसको कहते हैं प्री हेपेटिक कॉज। हेपेटिक क्या हुआ कि लिवर में कोई दिक्कत है, सिरोसिस हो गई, यहाँ कुछ सिरोसिस हो गया, पूरा फाइब्रोसिस है, तो अंदर ब्लड जाएगा ही नहीं, तो सिरोसिस हो गया। या पोस्ट हेपेटिक कि हमारे इंफीरियर वेना कावा में कोई दिक्कत है, ठीक है, या इसके अंदर कोई भी चीज है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो रखा है, तो उसकी वजह से भी पूरा पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज होंगे। प्री हेपेटिक में स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या स्प्लीनोमेगली हो सकती है। हेपेटिक में हेपेटिक भी 3 टाइप के होता है, पेरी साइनोसाइडल और पोस्ट साइनोसाइडल, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या होगा, हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है लिवर में, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट हेपेटिक में इंफीरियर वेना कावा वेब्स बन सकता है, बर्ट-चियारी सिंड्रोम एक होता है वो हो सकता है, या कोई रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कि हार्ट में कोई डिजीज है, अंदर ब्लड ले ही नहीं रहा,
ठीक है, तो ऑब्वियसली सारा बैक फ्लो कर जाएगा, तो उसमें भी हमें पोर्टल हाइपरटेंशन दिखता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन अगर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कब हो जाता है, जब जो पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है वो मोर देन 10 mmHg हो जाता है, और अगर पोर्टल वेन का प्रेशर मोर देन 12 mmHg हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हम ये देख लेते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस आपको समझने के लिए ना आपको बस ये एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। ये है पोर्टोकेवल एनास्मोसिस, इसको कहते क्या है। इसमें क्या होता है ना कि जब हमारा पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है, और हमारा जो सिस्टमिक सिस्टम होता है, उन दोनों का बहुत सारी जगह ना एनास्मोस हो रहा होता है। ठीक है, एनास्मोसिस हो रहा होता है, और क्या होता है अगर ऑब्वियसली अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो सारा पोर्टल वेन सब कुछ बैक फ्लो कर रहा है, तो वो ऑर्गन्स में जाके रुकने लगेगा या ऑर्गन्स में चला जाएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में हैमरेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा स्प्लीनिक वेन। ठीक है, और हमने देखा था स्प्लीनिक वेन से एक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी स्प्लीनिक वेन में ऐसे ड्रेन कर रही थी, तो एक तो ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। इसके अलावा एक जो सिस्टमिक ब्रांच है वो है ईसोफेजियल वेन। ठीक है, तो हमारे ईसोफेगस के पास दो वेन का एनास्मोस हो रहा है, एक है हमारे ईसोफेजियल वेन और एक है हमारे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो एक ये हुआ एनास्मोस। सेकेंड एनास्मोस क्या हो सकता है कि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं वो बता देती हूँ। सेकेंड एनास्मोस जो हमें देखना है वो है रेक्टम पे। तो रेक्टम में भी दो एनास्मोस होते हैं कि एक होता है ये हमारा देख सकते हैं जो ब्लू वाला है वो हमारा पूरा सिस्टमिक वेन्स है, और जो पिंक वाला है वो हमारा पोर्टल वेन्स है। ठीक है, तो पोर्टल वेन्स आ रही है मिडिल रेक्टल वेन, और जो यहाँ से आ रही है ब्लू वाली सिस्टमिक वो है इंफीरियर रेक्टल वेन्स। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पे एनास्मोस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक अम्बाइलिकल पे भी एनास्मोस होता है, जो हमारी अम्बाइलिकल पे एनास्मोस होता है तो पोर्टल साइड से कौन सी आती है, पैरा अम्बाइलिकल वेन्स, और जो हमारी क्या नाम है सिस्टमिक सिस्टम से आ रही है वो है वेन्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो इन दोनों का एनास्मोस हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एक और एनास्मोस होता है हमारा जो कि हमारे लिवर के पीछे होता है बेयर एरिया में। ठीक है, तो वहां पे भी हो रहा है, एक हो रहा है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के पास। ठीक है, और एक हो रहा है हमारा वहीं बेयर एरिया के पास। ठीक है, तो ये जनरली इतने सारे एनास्मोस होते हैं हमारे लिवर के आसपास। ठीक है, तो अब क्या होता है अगर सपोज यहाँ पे अगर ये रप्चर हो गया, यहाँ बैक फ्लो हो गया, तो ये सारी वेन्स फूल जाएंगी या क्या टॉर्चरस हो जाएंगी जो भी, तो ये फट सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, वेरिसेस हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, जो मैंने ऊपर कॉम्प्लिकेशन बताया तो इसको कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की उल्टी आ सकती है। ठीक है, जिसको कहते हैं हेमाटोमेसिस। ठीक है, ये चीज हुई। इसके अलावा और क्या देखा कि ऑब्वियसली ये ब्लड अगर हो रहा है तो ये ब्लड स्प्लीन में भर जाएगा, स्प्लीनोमीगली हो जाएगी। तो ये दो हमने कॉम्प्लिकेशंस देखे। इसके बाद थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे भी जो वेन्स होगी वो स्वेल कर जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हीमरॉइड्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो जब स्टूल पास होगा तो ये जो ब्लड वेन होंगी, जो वेन्स होंगी वो बहुत ज्यादा स्वेल होने की वजह, बहुत ज्यादा प्रेशर उनके अंदर जनरेट हो चुका है क्योंकि, तो उनकी वजह से वो स्वेल हो गई है, उनकी वजह से वो टूट सकते हैं, फट सकती हैं और ब्लड आ सकता है हमारे स्टूल में। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा यहाँ हमने अम्बाइलिकल वेन्स पे भी देखा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अम्बाइलिकल जो वेन्स होती है वो स्वेल कर जाएंगी। ठीक है, और इसकी वजह से ना क्या होगा, वहां पे कैप्यूट मेड्यूसा जनरेट हो जाएगा। कैप्यूट मेड्यूसा क्या होता है कि एक ना ऐसे टॉर्चरस ना, मतलब हमारे अम्बाइलिकस के पास टॉर्चरस वेन्स आपको दिखेगी। ठीक है, सांप की तरह। ठीक है, इसकी फोटो भी आप देख सकते हो, तो ये वेन स्वेल्ड वेन दिख सकती है। ठीक है, और अगर ये रप्चर हो गई तो एसाइटिस दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती है पोर्टल हाइपरटेंशन की। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पोर्टल हाइपरटेंशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सिर्फ एक चीज बचा है, दैट इज हेपेटाइटिस, एक्यूट, क्रॉनिक और फल्मिनेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक्यूट लिवर फेलियर और क्रॉनिक लिवर फेलियर, ये दोनों भी रह रहा है। तो अभी देखते हैं कितना कवर हो पाता है। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक हमें यहीं रोक देना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम हेपेटाइटिस के तीनों फॉर्म्स, एक्यूट लिवर फेलियर और क्रॉनिक लिवर फेलियर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई कार्सिनोमा लिवर का होगा जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, या लिवर एब्सेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम वो सारी चीज़ें कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा लिवर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और डोंट वरी, अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी ना उसमें मैं MM या जो हमारी ऑर्गेनॉन उससे रिलेटेड भी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई थॉट कि पैथोलॉजी भी एक बार ट्राई करते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने पैथोलॉजी की वीडियोस डाली। तो आप बताना आपको ये वीडियोस कैसी लगी है। बाकी डोंट वरी, MM की भी वीडियोस आएंगी, ऑर्गेनॉन की भी वीडियोस आएंगी, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो अब हम इसी के साथ बंद करते हैं वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है।